वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS मेंटोर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डेली आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज और डेली जनरल अवेयरनेस क्विज, जो कि न्यूज़पेपर के जो मेन आर्टिकल्स हैं, मेन जो न्यूज़ है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे आधारित होता है। उन्हीं के बेसिस पे हमारी टीम इसको तैयार करती है, जिसमें हम करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस क्विज होता है। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त का करंट अफेयर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी सितंबर और अक्टूबर में 2 महत्वपूर्ण एग्जाम हैं, जिसमें यूपी PCS और बिहार PCS। तो जिन छात्रों को कुछ सब्जेक्ट्स में दिक्कत है कि कोई साइंस में या CSAT में, उनके लिए हमारा स्पेशल कोर्स, एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें वो सारी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। या फिर जिन बच्चों का सारा सब्जेक्ट तैयार है और वो जल्दी से एक क्विक रिवीजन चाहते हैं, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप जाएं, उन वीडियोस को देखें और उन वीडियोस और हमें जरूर बताएं कि वो वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अयोध्या के रामलला और लुआंग प्रबांग के भगवान बुद्ध के डाक टिकटों के अनावरण के साथ साथ एस जयशंकर की वियंटियाने यात्रा के दौरान एक और कौन सा प्रमुख कार्यक्रम हुआ। क्या कह रहा है कि alongside unveiling the postal stamps of Ramlala of Ayodhya and Lord Buddha from Luang Prabang, what was the another key event during S. Jayashankar's visit to Vientiane? ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? कौन सा पहला क्वेश्चन है बताइए? आसियान मीटिंग, ट्रेड एग्रीमेंट, कल्चरल सेंटर, ज्वाइंट वेंचर। कौन सा एक और जो प्रमुख कार्यक्रम कौन सा हुआ जिसमें एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया? कौन सा था वो? आसियान की बैठक थी। कौन सी थी? आसियान की बैठक। अभी हमने इसको पहले के वीडियोज में हमने इसको देखा है, आसियान के बारे में पूरा हमने एक मैप को थ्रू पूरा देखा था कि आसियान में कितने देश आते हैं। अभी हम थोड़ा और इसमें देखते हैं। आप देखेंगे, अगर आप डेली न्यूज़पेपर हमारा जो डेली क्विज एनालिसिस आप जो देख रहे होंगे, अगर डेली हमारा वीडियोज, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो थीम बहुत रिपीट हो रही है और वो इसी थीम पे कई तरीके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं हर एक क्विज में। तो आप देखेंगे कि एक ही न्यूज से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे इसमें हम इसके पहले भी हम वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं आसियान के बारे में, और आसियान में कितने मेंबर्स हैं उसके बारे में भी देखा, इंडिया आसियान रिलेशन के बारे में भी देखा। हम इसे इसमें देख रहे हैं एक दूसरी चीज, जैसे लुआंग प्रभांग। ठीक है, लुआंग प्रभांग क्या कह रहा है? जो लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम लुआंग प्रभांग। क्या है लुआंग प्रभांग? क्या है? एक जैसे ये क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कहां पे है ये? नॉर्दर्न, कहां पे है ये? नॉर्दर्न लाओस में, नॉर्दर्न लाओस में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि वियंटियाने वियंटियाने है, ये कैपिटल है, कैपिटल ऑफ लाओस। ठीक है, और ये जो लुआंग प्रबांग है, ये फेमस है अपने बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए। किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है ये? बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए, बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए फेमस है लुआंग प्रभांग। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहां पे है? नॉर्दर्न लाओस में है। और ये दो नदियों के कौन कौन सी नदियां हैं? कौन कौन सी नदियां हैं? दो नदियों के संगम पे है, जिसमें से एक नदी है मेकोंग और दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? नाम खान। कौन सी है? इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे, दोनों के संगम पे ये स्थित है और बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 28 जुलाई 2024 को अपने इस्तीफे को स्वीकार किए जाने से पहले बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल होने के अलावा किस पद पर थे? अभी आप लोगों को पता होगा कि पंजाब में जो पंजाब के राज्यपाल हैं और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा कई बार कॉन्फ्लिक्ट, कई जगह कॉन्फ्लिक्ट देखा गया, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा। तो उसी को रिलेटेड, उसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन है कि जो राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने कई महीने पहले इस्तीफा दिया था, जो कि अभी एक्सेप्ट हो गया है। तो उसी पूछ रहा कि ये इस्तीफा किए जाने से पहले बनवारी लाल पुरोहित जी पंजाब के राज्यपाल होने के अलावा और कौन से पद पे थे? क्या पूछ रहा है? बताइए कौन कौन से थे? हरियाणा के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, गुजरात के मुख्यमंत्री और पुडुचेरी के उपराज्यपाल। कौन थे? चंडीगढ़ के प्रशासक भी थे। कौन थे? चंडीगढ़ के प्रशासक। और ये पंजाब के राज्यपाल जी थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा तो पहले दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा अभी स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में फ्रांस के
फ्रांस के पेरिस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओलंपिक्स इस बार का हुआ है किस नदी के किनारे हुआ है। जिस हमने देखा था सीन नदी किनारे कहां से निकलती है, ठीक है। हमने ये भी देखा था डिजॉन रीजन से निकल के इंग्लिश चैनल में गिरती है, और हमने ये भी देखा था इंग्लिश चैनल किसको सेपरेट करती है। इसके बहुत सारे डायमेंशन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसा इसीलिए है कि अगर उस न्यूज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो रिवर से रिलेटेड आए या उस कंट्री से रिलेटेड आए, या फिर जैसे इसमें पूछ रहा है कि पहला पदक, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितने पदक इंडिया जीत रहा है। और इसके पहले के वीडियो में हमने देखा भी था कि किसने जो है भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है, बताइए आप लोग। अंजलि भागवत, आशी चौक से, मनु भाकर, प्रीति रजक। किसने जीता है? मनु भाकर ने जीता है। हमने इसके पहले भी इनके बारे में देखा है, ठीक है। आप वो प्रीवियस वीडियोज अगर आप डेली रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि अगर करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप आने वाले एग्जाम में चीज देखेंगे कि जो जितने हम डायमेंशन में न्यूज को कवर कर रहे हैं उससे देखेंगे आप मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, अगर आप डेली इसको रेगुलर अगर फॉलो करते रहे एग्जाम तक। और इसके लिए हम एक अलग से जो आने वाली हमारे जो क्रैश कोर्स है उसमें हम करंट अफेयर्स के लिए अलग से भी हम क्लासेस लाने वाले, जिसमें हम प्रीवियस 8, 9, 10 महीने की करंट अफेयर्स हम उसमें कवर करेंगे। आप लोग उसको भी जरूर देखें, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 28 जुलाई 2024 को महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब किस टीम ने फाइनल में भारत को हराकर जीता? इसके पहले हम देख चुके हैं एशिया कप के बारे में, हमने उसमें ये भी बताया था कि कितनी बार इंडिया जीता है। आप लोग जरूर हमारे वीडियोस, पहले के वीडियो जरूर देखें एक बार रिवीजन के लिए। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया कप का खिताब किस टीम ने फाइनल में भारत को हराकर जीता? बताइए किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता, पाकिस्तान ने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, श्रीलंका ने जीता। अगर आप देख रहे होंगे तो किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता। किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है, ठीक है। 2024 के अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस का विषय क्या है? क्या कह रहा है? व्हाट इज द थीम ऑफ द 2024 इंटरनेशनल टाइगर डे? अभी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया, आप लोग पता होगा। तो पूछ रहा है कि उसके कौन सा थीम क्या था उसका, बताइए आप लोग। कॉल ऑफ एक्शन, इंडियन टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर ट्रेल्स, टाइगर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स, टाइगर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। कौन सा सही है? कॉल फॉर एक्शन। ये किस डेट को मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे कि टाइगर्स के बारे में। कुछ चीजें और जान लेते हैं इसमें टाइगर्स के, जैसे टाइगर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे उसका कंजर्वेशन उसका स्टेटस क्या है। जैसे कि आईयूसीएन में उसका स्टेटस क्या है? आईयूसीएन में उसका स्टेटस क्या है? और क्या स्टेटस है? आईयूसीएन में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। साइट्स में देख लेते हैं, साइट्स कौन सी अपेंडिक्स में आता है? अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया, उसकी किस शेड्यूल में आता है? उसकी किस शेड्यूल में आता है? फर्स्ट शेड्यूल में आता है। कौन से शेड्यूल में आता है? फर्स्ट शेड्यूल में आता है। उसकी कौन शेड्यूल में आता है? फर्स्ट शेड्यूल में। और चीज देखते हैं, जैसे इंडिया में चलाया गया एक प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया ने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था? 1973 में लॉन्च किया गया, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया की वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, लगभग 75% वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 55। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 55। और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन। कहां पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है?
सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? औरंग। औरंग टाइगर रिजर्व कहां पे है? ये असम में है। ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व औरंग, सबसे बड़ा कौन सा? नागार्जुन। और इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम है, आपको जैसे कई बार पूछ लेता है ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, जैसे क्या नाम है इसका? TX2। इसका नाम ही है टाइगर टाइम्स 2। टाइगर टाइम्स 2। टाइगर टाइम्स 2। इसके अंदर क्या था कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करनी थी। कब तक डबल करनी थी भाई? 2022 तक। 2022 तक 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना था। तो हमने कितनी बहुत सारी चीजें देख ली। टाइगर का स्टेटस क्या है, टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर की कौन सा दिन हम मनाते हैं, और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, और TX2 प्रोग्राम के बारे में हमने जाना। ठीक है, आगे देखते हैं अब कि हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में किसने कार्यभार संभाला? क्या कह रहा? हु रिसेंटली टुक चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहते हैं? सिडबी। कौन कौन किसने संभाला? अरुण कुमार, राजेश कुमार, बताइए आप लोग, सुरेश सिंह, मनोज मित्तल। किसने संभाला? किसने संभाला है? मनोज मित्तल जी ने संभाला है। किसने संभाला है? मनोज मित्तल जी ने संभाला है। और देख लेते हैं कि सिडबी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और कब गठित हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और 2 अप्रैल 1919 को ये स्टेब्लिश की गई थी। और किसके लिए काम करती है? ये MSMEज पे फोकस करती है। MSMEज की फाइनेंस पे, उनको टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, और उनके ग्रो कैसे उनको कराया जाए, कैसे उनको प्रमोट किया जाए, उनके ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इन सारे एस्पेक्ट को देखती है ये MSMEज के। ठीक है, कौन देखती है? सिडबी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जेल और वन रक्षकों और राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की? हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था कि अग्निवीरों का आरक्षण एक और स्टेट ने दी थी। कौन सा स्टेट था वो? हरियाणा था। अभी किसकी बात कर रहा है कि पुलिस की भर्ती में, राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए जो जेल और वन रक्षकों और राज्य पुलिस की भर्ती में किसने आरक्षण दिया है, किसने घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बताइए, राजस्थान, कर्नाटका। किसने किया है? राजस्थान ने किया। किसने किया है? राजस्थान ने किया है। और इसके बारे में हम, अग्निवीर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, कोई भी आपको कुछ भी जानकारी है लेनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कमेंट करके। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपने देख लेंगे। ठीक है, डिस्कस कर देंगे आप लोग के साथ दोबारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने मिशन प्रारंभ, कौन सा मिशन? मिशन प्रारंभ के तहत भारत का पहला, जहां पे पहला आ रहा है उसको जरूर ध्यान देना है, उसको जरूर ध्यान देना। क्या कह रहा है? पहला, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस। कौन सा रॉकेट? विक्रम एस लॉन्च किया। देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने मिशन प्रारंभ, कितनी इंफॉर्मेशन को हम जानना है, हम एक तरह देख लेते हैं इसमें कि मिशन प्रारंभ के तहत भारत को पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है, कौन सा है? विक्रम एस। अब कौन सी कंपनी लॉन्च किया पूछ रहा है, बताइए आप लोग की? अग्निकुल कॉस्मोस, बी है सेटश्योर, क्या कह रहा है? एस्ट्रोगेट लैब्स, और चौथा क्या कह रहा है? स्काई रूट एरो स्पेस। किसने लॉन्च किया है? स्काई रूट एरो स्पेस ने लॉन्च किया है। और मिशन प्रारंभ किसके लिए है? आपको पता होगा कि 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो मिसाइल सेक्टर है, जो इसका स्पेस सेक्टर, उसमें हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया था। तो उसके बाद से प्राइवेटाइजेशन पे भी फोकस हो गया। जो मिसाइल लॉन्चिंग है उसमें हमने कई सारी प्राइवेट कंपनियों को भी जगह दी है, उनको भी प्रमोट करने की, उनको भी अवसर हमने प्रदान किए हैं। उसके तहत स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी है जिसने पहला रॉकेट, कौन सा पहला रॉकेट? पहला निजी जो प्राइवेट सेक्टर रॉकेट, क्या नाम है? विक्रम एस लॉन्च किया है। ठीक है,
और उसका क्या नाम है इस स्कीम का? मिशन प्रारंभ। मिशन प्रारंभ का क्या मतलब है? द बिगिनिंग, द बिगिनिंग। ठीक है। और इसमें हमने क्या, जो इंडियन प्राइवेट, इसी मिशन प्रारंभ के ही अंतर्गत हमने प्राइवेट सेक्टर को इसमें हमारे जो स्पेस सेक्टर में अलाउ किया था। ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कि उन्नत कौशल पाठ्यक्रमों के लिए संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना के तहत दिए जाने वाले जमानत मुक्त ऋण, कोलेटरल फ्री, ठीक है, लोन की अधिकतम राशि क्या है? इसके प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था, कितना था बताइए आप लोग? 5 लाख रुपए। अगर आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे तो आप लोग पता होगा 7.5 लाख रुपीस, 10 लाख, 12 लाख। कौन सा है? 7.5 लाख। इसको हमने बताया था प्रीवियस वीडियो की 1.5 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख रुपीस कर दिया गया है। कौन सा? जो अभी रिवाइज्ड जो आदर्श कौशल ऋण योजना जो लाई गई है। ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं आगे कि इसरो और ईएसए का क्या है? ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसरो और ईएसए के बीच सहयोग से रामसेस परियोजना, कौन सी? रामसेस परियोजना के द्वारा किस क्षुद्रग्रह का अध्ययन किया जाएगा और 2029 में पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर दूर से गुजरने की, जिसकी जो है उम्मीद कितनी है? 32,000 किलोमीटर की दूर से, हमारी जो पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरने की उम्मीद है इस एस्टेरॉइड की। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विच एस्टेरॉइड विल बी स्टडीड बाय द रामसेस प्रोजेक्ट, अ कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड इज एक्सपेक्टेड टू पास 32,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ इन 2029। ठीक है, तो बताइए आप लोग कौन सा है? एपोफिस, क्या नाम है उसका? वेस्टा, बताइए। सेरेस और इरोस, क्या नाम है उसका? बताइए आप लोग, क्या नाम है उसका? एपोफिस। क्या नाम है? एस्टेरॉइड का नाम क्या है जो अर्थ से केवल 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा? उसका क्या नाम है? एपोफिस, एपोफिस। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं जो ये रामसेस प्रोजेक्ट है। रामसेस प्रोजेक्ट में, ये रामसेस प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। और इसमें क्या करेंगे? जो भी अर्थ से जो पास से गुजरने वाले जो एस्टेरॉइड है उनकी स्टडी करेगा, और ये भी स्टडी करेगा कि उनसे कोई, पृथ्वी पे उससे कोई थ्रेट तो नहीं है हमारी पृथ्वी को। तो उससे 2 चीजें करेगा, एक तो एस्टेरॉइड की जो स्टडी करेगा, और ये भी देखा साथ साथ में कि कोई थ्रेट तो नहीं है हमारी पृथ्वी को। ठीक है, इसी में जो है इंडिया और इसरो और ईएसए ने मिलकर एक क्या किया है? ये एक साथ में पार्टनरशिप की है, इसमें एस्टेरॉइड को स्टडी करने के लिए साथ में दोनों मिलकर कोलैबोरेशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है आज मैप ऑफ द डे? भारत में कोल्ड डिजर्ट के बारे में, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्या कह रहा है? कोल्ड डिजर्ट भारत के सबसे आकर्षक बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, जो अपने हिम तेंदुए संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? स्नो लेपर्ड के लिए। स्नो लेपर्ड के लिए ये कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही फेमस है। ठीक है, क्या कहता है? ये कहां पे है? ये लद्दाख से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर तक पश्चिमी हिमालय में फैला हुआ है। कहां पे है ये? पश्चिमी हिमालय में, लद्दाख से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर तक पश्चिमी जो हिमालय में फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये कहां पे है? स्पीति वैली में है। कहां पे है ये? स्पीति वैली में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसे 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2009 में। और क्या कह रहा है? इसमें पिन वैली नेशनल पार्क और इसके आसपास के क्षेत्र, साथ ही किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, सरचू और चंद्रताल शामिल हैं। कौन कौन शामिल है इसमें? एक तो हो गया पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, और कौन शामिल है? किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के अंतर्गत, इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित
और 7,770 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। कितने किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है? वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 7,770 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे क्या कह रहा है? यह रिजर्व रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन, ठीक है, लेमरजियर जिसे दाढ़ी वाले गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है, सहित कई लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। क्या कह रहा है? द रिजर्व इज होम टू सेवरल endangered species including the red fox, blue rock pigeon, the lammergeier also known as bearded vulture। ठीक है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? रेड फॉक्स पाए जाते हैं, ब्लू रॉक पिजन पाए जाते हैं, लेमरजियर पाए जाते हैं, ठीक है, और भी कई सारी लुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कई बार प्रजातियों पे भी क्वेश्चन आता है कि स्पीसीज कहां पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम मकस्सर स्टेट के बारे में। स्टेट पे क्वेश्चन लगभग आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम भी देखेंगे कि कहां पाया जाता है मकस्सर स्टेट, कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया में बोर्नियो और सुलावेसी द्वीपों के बीच एक जल डमरू मध्य है। किसके बीच में है? किसके किसके बीच में है ये? देखिए आप यहां पे देखिए, बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में ये मकस्सर स्टेट है। और जो दो लार्ज, मैंने बताया था स्टेट क्या होती है, एक ऐसा पैसेज है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। इसमें कौन कौन सी लार्ज बॉडीज हैं? एक तो हो गया सिलेप्सी, और दूसरा हो गया जावा सी। ठीक है, जावा सी और सिलेप्सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि इन द नॉर्थ इट ज्वाइंस द सिलेप्सी। जैसे हमने देखा कि यह सिलेप्सी सागर में मिलती है, जबकि दक्षिण में यह जावा सागर से मिलती है। नॉर्थ में सिलेप्सी और साउथ में जावा सी। नॉर्थ में ये हो गया सिलेप्सी, साउथ में हो गया जावा सी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि अगर देखते हैं, टू द नॉर्थ ईस्ट इट फॉर्म द संगकुलिरांग बे साउथ ऑफ द मंगकलिहाट पेनिनसुला। क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व में ये मंगकालिहाट प्रायद्वीप के दक्षिण में संगकुलिरंग खाड़ी बनाती है। संगकुलिरंग खाड़ी बनाती, कहां पे? संगकुलिरंग खाड़ी। ये हो गई संगकुलिरंग खाड़ी, ये हो गई संगकुलिरंग खाड़ी, यहां पे है संगकुलिरंग खाड़ी। ठीक है, क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व में यह मंगकलिहाट प्रायद्वीप, ये पूरा मंगकलिहाट प्रायद्वीप है, जिसके दक्षिण में क्या कह रहा है कि यह मंगकलिहाट प्रायद्वीप के दक्षिण में, जैसे हमने देखा, यह मंगकलिहाट जो प्रायद्वीप के दक्षिण में संगकुलियांग खाड़ी बनाती है। ठीक है, हमने देखा कहां पे है ये, यहां पे साउथ में। ठीक है, कौन सी? संगकुलिरंग खाड़ी बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यह जल डमरू मध्य दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शिपिंग मार्ग है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। जैसे और भी देखा था हमने, मलक्का स्टेट के बारे में भी इसको देखा था, जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे कि ये बोर्नियो की महाकम नदी और करंगन नदी जल डमरू मध्य में ही गिरती है। कौन कौन सी नदी? महाकम रिवर एंड करंगन रिवर ऑफ बोर्नियो। किसमें गिरती है? इसी स्टेट में ही गिरती है दोनों रिवर। और आगे कह रहा है जल डमरू मध्य के किन्नौर स्थित बंदरगाहों में बोर्नियो में बलिकपपन और बोटांग और सुलावेशी में मकासर, पालू और पारे शामिल है। क्या कह रहा है? जल डमरू के किनारे स्थित बंदरगाहों में कौन कौन से हैं? बोर्नियो में बालिकपन, और क्या कह रहा है? बोटांग, और सुलावेसी में कौन? मकासर, पालू और पारे शामिल हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि महाकम के किनारे स्थित समारिडा शहर जल डमरू मध्य से 48 किलोमीटर दूर है। क्या कह रहा है? जो महाकम के किनारे स्थित जो समारिडा शहर है वह जल डमरू मध्य से 48 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा जो डेली जनरल अवेयरनेस क्विज है, उसमें देखते हैं कि आज क्या है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 2010 से हर साल 29 जुलाई को, अभी हमने देखा 29 जुलाई को जो इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि भारत में किस बाघ अभ्यारण्य में बाघों की अधिकतम संख्या है। देखिए हमने अभी तक पिछले वाले में देखा था कि लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा हमने देखा था, नागार्जुना सबसे बड़ा है, औरंग सबसे छोटा है। हमने टाइगर
जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है जो 1972 में लॉन्च किया गया, वो भी देखा हमने। और भी देखा था कि टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, बताया था मैंने 55 टाइगर रिजर्व हैं। एक TX2 करके प्रोग्राम बताया था। अब उसमें कौन क्या पूछ रहा है कि कौन से बाघ अभ्यारण्य में बाघों की अधिकतम संख्या है, बताइए आप लोग। जिम कार्बेट, बांदीपुर, नागरहोल, बांधवगढ़, किसमें अधिकतम संख्या है? जिम कार्बेट में। इसमें है जिम कार्बेट में सबसे सबसे टॉप पे है, ये सबसे ज्यादा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा है? बांदीपुर है, ये भी याद रखना है। कभी आ जा हो सकता है कि आपको पूछे कि किसमें सबसे टाइगर रिजर्व है, और आपको हो सकता है कि टीम जो जिम कार्बेट है वो ऑप्शन में ही ना दिया जाए, आपको ऑप्शन में दे दिया है बांदीपुर, हो सकता है ये भी ना दिया, तीसरे नंबर का पूछ ले, तो तीसरे नंबर कौन सा है? नागरहोल। ठीक है, तो हमें कम से कम एक या दूसरे तीसरे तक जरूर याद रखना है कि टॉप में कौन सा है, सेकेंड में कौन सा है, सेकेंड नंबर में, और थर्ड नंबर में कौन सा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियंटियाने में रामलला पर पहला डाक टिकट जारी किया। उसी संदर्भ में बताएं कि रामायण में निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य में वर्णित 7 महान ऋषियों, सप्तऋषि में से एक नहीं है। ठीक है, हम सप्तऋषि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सप्तऋषि के बारे में, जैसे कि कौन कौन सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि के बारे में। सप्तऋषि जो सबसे पहला एविडेंस जो है, सबसे पहला एविडेंस सप्तऋषि का किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? जैमिनी ब्राह्मण में। जैमिनी ब्राह्मण में इसका सबसे पहला एविडेंस मिलता है। और भी बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं उसमें भी सप्तऋषि का जिक्र मिलता है, और सब में, सबके नाम में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलता है, लेकिन जो मेन सप्तऋषि हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगस्त हो गए, अगस्त हो गए, अगस्त हो गए, और कौन से हैं? भारतीय हैं, और कौन से हैं? भारद्वाज हैं। अगस्त हो गए, भारद्वाज हो गए, और कौन से हैं? गौतम हो गए, और कौन से होंगे? जामदापनी है। ठीक है, और कौन से हो गए? ऐतरेयी है एक, और कौन से? वशिष्ठ है, और कौन से हो गए? एक कौन कौन से बचे? सप्तऋषि अगस्त हो गए, भारद्वाज हो गए, ठीक है, और गौतम हो गए, ठीक है, जामदापनी हो गए, ऐतरेयी हो गए, वशिष्ठ हो गए, 6 हो गए। छठा कौन सा, सातवां कौन सा बचा? विश्वामित्र। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन महाकाव्य में वर्णित 7 महान ऋषियों में से एक नहीं है? जैसे हमने देखा विश्वामित्र भी हैं, वशिष्ठ भी हैं, भारद्वाज भी हैं, तो आप लोग बताइए कौन सा बच गया, कौन सा नहीं है? अगस्त नहीं है। कौन सा नहीं है? अगस्त नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति मुर्मू ने 9 राज्यों में, मुर्मू जी ने 9 राज्यों में राज्यपालों और पुडुचेरी के एलजी की नियुक्त की। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में राज्यपाल और पुडुचेरी की एलजी की नियुक्त की। उसी के संदर्भ में आपको पता होगा कि राज्यपाल और जो राज्यपाल होते हैं, जो एलजी होते हैं यूटीज के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। उन्हीं के संदर्भ में हमें बताएं, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के लिए उपराज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? कौन सा जो ऐसा प्रोविजन है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपराज्यपाल नियुक्त करे? तो कौन सा अनुच्छेद है बताइए आप लोग? आर्टिकल 239, आर्टिकल 240, आर्टिकल 241, आर्टिकल 242। कौन सा है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 242। कौन सा है? आर्टिकल 242। कौन सा आर्टिकल है? सॉरी, कौन सा आर्टिकल है? इसमें किसकी बात की जा रही है? लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की कौन सी है आर्टिकल? आर्टिकल 240 है। कौन सा है? आर्टिकल 240 बात करता है किसकी? कि जो प्रेसिडेंट है वो जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज है, उनके जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी नियुक्ति करेगा। उसका जिक्र किसमें है? आर्टिकल 240 में। जब अपने क्रैश कोर्स में हम यूटीज को डिस्कस करेंगे, राज्यों के शासित प्रदेशों को, तो उसमें हम चीजों को डेप्थ में और भी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 239 क्या कहता है, आर्टिकल 241 क्या कहता है, आर्टिकल 242 क्या कहता है। ठीक है, अभी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आर्टिकल 240, आर्टिकल 240। ठीक है,
आगे देखते हैं क्या कह रहा है मनु भाकर जी ने। मनु भाकर अभी हम देखा, मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदकों का खाता खोला, ठीक है, पहला इन्होंने पदक जीता। उसी संदर्भ में पूछ रहा है कि हमें बताएं कि शूटर मनु भाकर किस राज्य से हैं। हमने पहले के वीडियो में देखा था किस राज्य, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। बताइए किस राज्य में? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा। किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये? करती हैं हरियाणा से। किस राज्य से बिलोंग करती हैं ये? हरियाणा से। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? श्रीलंका की महिला टीम ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली बार एशिया कप का खिताब जीता है। किसने पहली बार जीता है? श्रीलंका ने पहली बार ये एशिया कप जीता है। उसी संदर्भ में हमें बताएं कि क्रिकेट के किस प्रारूप में 2 टीमें एक ही मैच में अधिकतम 50 ओवर खेलती हैं? ये तो सबको पता होगा। किसमें 50 ओवर का गेम होता है? टेस्ट मैच में, T20 में, वनडे में, T10 में। बताइए आप लोग किसमें होता है? वनडे में। किसमें होता है? ओडीआई में, वनडे में होता है। सबको पता होगा ये तो। सॉरी, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, ठीक है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र अध्यक्ष का पदभार संभाला, ठीक है। ठीक है, भारत ने जो इस बार जो है जो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र है उसका अध्यक्ष भारत बना है। इस बार पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने इसके पहले भी देखा एडीपीसी के बारे में। एडीपीसी क्या कह रहा है? एडीपीसी इज एन ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। हमने इसके पहले भी देखा है कि हमने बताया था एडीपीसी के बारे में। किसकी बात करता है? डिजास्टर जो आ रही है उसको रिस्क को कैसे कि हम कम किया जाए, और एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसको रेजिलियंस कैसे बनाया जाए, ठीक है। अगर डिजास्टर आ गया है कैसे उसको हम पहले से एंटिसिपेशन हो, अगर आ गया कैसे तैयारी की जाए और उस पर कैसे एक्शन लिया जाए, उसकी कैसे प्रिपरेशन हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या कह रहा है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रैपिड रिएक्शन फोर्स डेडिकेटेड टू डिजास्टर रिस्पांस। बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है एनडीआरएफ, आपदा प्रतिक्रिया के लिए समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा त्वरित प्रक्रिया बल है। बिल्कुल सही है। और हमने इसके पहले वीडियो में देखा कि इसकी स्थापना भारत और 8 पड़ोसी देशों ने की थी, ठीक है। इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। आप लोग ऑप्शन सही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि 28 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व हेपेटाइटिस दिवस, इसके पहले देखा था हमने कितने को मनाया, कब मनाया था? 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी के माध्यम से होता है। आपको पता होगा कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। और क्या कह रहा है? जो ए और बी है आपको याद रखना कैसे फैलता है। जो ए और बी है ये जो भी हमारा दूषित कंटामिनेटेड जो अगर खाना या फूड कुछ भी है, जो अगर कंटामिनेटेड फूड है या पानी है उसके माध्यम से फैलता है, ए और बी। और बाकी सी डी ई अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई भी जिसको हेपेटाइटिस है, अगर उसका फ्लूड कोई बॉडीली फ्लूड के अगर संपर्क में आ जाए या उसके ब्लड या कोई भी फ्लूड, ठीक है, उससे फैलता है, सी डी और ई। और क्या कह रहा है इसमें? पहले आप देखते हैं पहला स्टेटमेंट, हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। नहीं, कौन सा फैलता है? हेपेटाइटिस ए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए और ई, सॉरी एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया शायद। कि हेपेटाइटिस, एक सेकेंड, कि हेपेटाइटिस जैसे मैंने बताया कि ए बी सी डी एंड ई, हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो किसके फैलता है? किसकी वजह से? दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है, फूड और वाटर। और जो बी सी डी है वो ब्लड और कोई भी बॉडीली फ्लूइड है उससे फ्लूइड से फैलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा है, बल्कि बी नहीं, ए और ई फैलता है, ए और ई फैलता है, ठीक है।
तो अगर हम पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो अगर हम ऐसे भी एलिमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं कि ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, ए और बी, डी गलत हो गया। सही कौन सा हो गया? 2 और 3। दूसरा क्या कह रहा है देख लेते हैं सारा स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि हेपेटाइटिस सी का उपचार ना किया जाए तो यह अक्सर क्रोनिक संक्रमण और यकृत क्षति का कारण बनता है। बिल्कुल सही कह रहा है। हेपेटाइटिस सी जो है अगर उसको उपचार अगर उसका सही टाइम पे ना हो तो क्या होता है? अक्सर क्रोनिक संक्रमण और यकृत क्षति का कारण बन जाता है। हेपेटाइटिस सी का आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, हेपेटाइटिस सी का कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बाकी सबकी वैक्सीन है लेकिन सी की कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे अगर ई की भी वैक्सीन है, ए बी की तो वैक्सीन है ही, डी की भी है, ई की वैक्सीन है, बट थोड़ा सा इसको ये अवेलेबिलिटी का इश्यू है, इसके साथ ये रीडली अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसकी वैक्सीन है, सी की वैक्सीन नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर क्या करें? हेपेटाइटिस बी के लिए एक निवारक टीका उपलब्ध है, बिल्कुल सही, जबकि हेपेटाइटिस सी के लिए नहीं है, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस जो बी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए एक निवारक टीका उपलब्ध है, बिल्कुल सही कह रहा है, और सी के लिए दवाई नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई। कब मनाई गई? 27 जुलाई को। उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कलाम जी के बारे में आपको जानना चाहिए, ऐसे जितने भी महान लोग हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। कहां पे हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि ये 11वें प्रेसिडेंट बने थे। 11वें प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? कब बने थे? 2002 में। और इनको भारत रत्न भी दिया गया है। इनको भारत रत्न भी दिया गया है। जो भी मैं लिख रहा हूं, आप जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं, आप लोग भी उसको लिखते रहिए। इनको भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, ये भारत रत्न भी मिला था। और कब मिला था भारत रत्न? 1997 में। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा चीजें इनके बारे में जान ली। क्या कहते हैं? डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें अक्सर भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, इसीलिए इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल गलत है, ये मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये प्रेसिडेंट बने हैं। कौन से? 11वें। ठीक है, 11वें प्रेसिडेंट बने। कब बने? 2002 में बने। कब बने? 2002 में बने। और क्या कह रहा है? कई बार प्रेसिडेंट पूछ लेता है कि 11वें प्रेसिडेंट कौन थे, या कलाम जी, या फिर कलाम जी भी आ सकता है कि कब बने प्रेसिडेंट। तो हमें थोड़ा चीजें ध्यान में रखनी है। और क्या करा नेक्स्ट ऑप्शन? क्या करा नेक्स्ट स्टेटमेंट? क्या करा नेक्स्ट? डॉक्टर कलाम ने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी, जो उनके जीवन और कार्यों का विवरण देने वाली एक आत्मकथा। बिल्कुल सही है। क्या लिखा है? उनकी बुक है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए इसमें? जैसे देखा हमने, दूसरा गलत है, मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो दूसरा को अगर हम हटा दें तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन सब की पीडीएफ इंक्लूडिंग द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस और जो हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है, उन सब की पीडीएफ और मंथली मैगजीन्स भी, जो कि आपके एग्जाम को यूपीएससी और पीसीएस सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग हमने डिजाइन किया। आप उनको देख सकते हैं और उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी आपका सजेशन है, उसको आप हमें बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।